नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे 3 दिवसीय वेबिनार साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीक तथा परंपरा का समन्वय, इस विषय पर आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं 4 विषय विशेषज्ञ। पहले विषय विशेषज्ञ हैं देश के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, संपादक, कवि श्री गिरीश पंकज जी। दूसरे विशेषज्ञ हैं महासमुंद छत्तीसगढ़ की प्राध्यापक आलोचक डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल। और तीसरे विशेषज्ञ हमारे भारत से बाहर के लंदन यूके से हैं सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार श्री संदीप नैयर। और चौथे विषय विशेषज्ञ अजमेर राजस्थान से सुप्रसिद्ध दार्शनिक, धर्म और संस्कृति के विशेषज्ञ आलोचक डॉक्टर संदीप अवस्थी। आप इन चारों विषय विशेषज्ञों के विचार छत्तीसगढ़ मित्र स्टूडियो के इस एपिसोड में, जो वेबिनार के माध्यम से लिंक किया गया है, सुन सकते हैं। सुनिए, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, साहित्य, शिक्षा और समाज और उसके साथ तकनीक और परंपरा के समन्वय को लेकर यह जो सेमिनार हो रहा है वह निसंदेह काफ़ी दूर तक जाएगा। इसका जो संदेश है वह बहुत सकारात्मक होगा और ये समय की मांग भी है कि ऐसे विषयों पर विमर्श हो। आज हम आधुनिकता की रौ में अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, तकनीक के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन कितना अच्छा होता जब तकनीक और परंपरा का समन्वय स्थापित हो जाता। हमारा समाज सदियों से शिक्षा के प्रति काफी जागरूक रहा है। एक दौर था जब हर गांव में गुरुकुल हुआ करते थे, साधु संतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी और शिक्षा के साथ साहित्य का भी उतना ही गहरा संबंध रहा है। भारत देश में विश्व की पहली कविता जन्मी। वाल्मीकि जैसे कवि ने रामायण की रचना की। उसमें जो छंद है, उस छंद को विश्व का पहला छंद माना गया, पहली कविता। और करुणा की कोख से वो कविता पैदा हुई। क्रोंच वध को देखकर वाल्मीकि का मन में कविता अनायास फूटी, मां निषाद प्रतिष्ठाम। तो यह वो देश है जहां साहित्य का प्रस्थान बिंदु है, शुरू होता है। शिक्षा को लेकर के भारत में शुरू से जागरूकता रही है। सदियों पुराने हमारे वेद, पुराण, 6 शास्त्र, तमाम चीजों की संरचना इसीलिए हुई कि मनुष्य को हम अधिक से अधिक शिक्षित कर सकें। और अंग्रेज जब भारत में आए, इस देश पर राज करने लगे, तब उन्होंने देखा कि इस देश का शैक्षणिक स्तर कितना ऊंचा है। देश के वैभव को उन्होंने देखा कि घी दूध की नदियां यहाँ बहती थी। उसको देखकर वे अभिभूत हुए और तब मैकाले जैसे व्यक्ति को यह समझ में आया कि इस देश की इसी संस्कृति को, इसी परंपरा को खत्म करना है। इसीलिए उसने धीरे धीरे इस देश में अंग्रेजी शिक्षा का ऐसा इंजेक्शन लगाया कि आज पूरा देश अंग्रेजीमय होता जा रहा है। हम अपने संस्कृति को भूल गए, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपनी परंपरा को भूल गए। और आज तकनीक के क्षेत्र में हम अपने आप को इतना आगे मानते हैं कि हम अपनी परंपरा को लताड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, हमारे जो लोक जीवन के गीत थे, लोक संगीत था, लोक मुहावरे थे, हमारा समृद्ध साहित्य था,
वह आज जब हम विमर्श करते हैं तो साहित्य हमारे जहन में नहीं आता, वो परंपराएं हमारे जहन में नहीं आती। आज हम कोट भी करते हैं तो किसी विदेशी लेखक को, विदेशी साहित्यकार को कोट करते हैं, जबकि हमारा प्रदेय इतना महान है कि अगर हम उसको अपने साथ आत्मसात करके चले तो आज भी हम बेहतर मनुष्य और बेहतर साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। मुझे लोहिया का वो कथन याद आता है, वे कहते थे कि हमें आधुनिक बनना है, लेकिन आधुनिक बनने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आगे ही देखना है। आधुनिक बनना है तो हमें थोड़ा पीछे भी देखना पड़ेगा। पीछे हम देखेंगे तो हमें कबीर दिखाई देंगे, पीछे हम देखेंगे तो हमें तुलसीदास दिखाई देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र दिखाई देंगे, और शुरुआत करेंगे हिंदी परंपरा का तो हमें अमीर खुसरो दिखाई देंगे। तो उन सब के साहित्य का हम अवगाहन करते हुए आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि श्रेष्ठ साहित्य की सर्जना कर सकते हैं। आज समाज में शिक्षा के नाम पर आधुनिक शिक्षा हो रही है, लेकिन हमारी पारंपरिक शिक्षाएं लुप्त हो रही हैं। हम जब छोटे थे तो स्कूल में हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए एक पीरियड हुआ करता था। हमारी बागवानी की क्लास हुआ करती थी। बागवानी की क्लास से हम प्रकृति से जुड़ते थे। नैतिक शिक्षा से जब हम नैतिक शिक्षा को सीखते थे तो गुरुजी हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताते थे, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे छोटों को स्नेह देना है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो गई। अब हम व्यक्ति को, मनुष्य को एक रोबोट बना देते हैं, उसे पैकेज की संस्कृति से जोड़ देते हैं कि आज एक लड़का पढ़ाई करता है तो उसके जहन में रहता है कि हमें साल का 1 करोड़ का पैकेज चाहिए या 2 करोड़ का पैकेज चाहिए। उस पैकेज के चक्कर में उसकी मनुष्यता लुप्त होती जा रही है। तो हमें समझना है कि कैसी शिक्षा व्यवस्था हम आत्मसात करें, वो शिक्षा जो हमारी परंपरा को और संपुष्ट करती है। ये सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है अगर आज विमर्श होगा और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जो हमें आदमी से इंसान बनाए, मानवता की ओर हमें जोड़ने की कोशिश करे, तब तो ये वेबिनार सार्थक होगा। वरना तो विमर्श लगातार हो रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। कहने को तो लोग एक से एक बातें मंच पर आकर, वीडियो में आकर के कह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है साहित्य के एक विद्यार्थी के नाते कि मुझे ऐसा साहित्य लिखना चाहिए जिससे मानवता विकसित हो। मेरा अपना एक मुक्तक है जिसमें जनगण का मन का बंधन वह सच्चा साहित्य, जिसमें करुणा का स्पंदन वह सच्चा साहित्य, आज़ादी का अर्थ नहीं हम हो जाएं निर्वस्त्र, जिसमें नैतिकता का बंधन वह सच्चा साहित्य। तो मुझे लगता है उस तरह के साहित्य की संरचना की जरूरत है। हम तकनीक से जुड़ें, निसंदेह जुड़ना चाहिए। तकनीक से जुड़ने का मतलब है हम समय के साथ कदम ताल कर रहे हैं, लेकिन तकनीक ही तकनीक हो जाए, हम अपनी संस्कृति, हम अपनी परंपरा, हम अपना पुरातन साहित्य और मनुष्य को महान बनाने के संस्कार देने वाली शिक्षा से दूर होकर एक जड़ मनुष्य बन जाए, तो मुझे लगता है यह मानवता के साथ अन्याय होगा। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। साथियों, अमर कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ शिक्षा, साहित्य और समाज, परंपरा और तकनीक पर। साथियों, वर्तमान भारत के जिस युग में हम सांस ले रहे हैं वह युग विडंबनाओं का युग है। मानव जीवन पर संकट के गहरे काले बादल छाए हुए हैं। जन जीवन, जन कल्याण और राष्ट्र
सुरक्षा की बात सोचना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है। आज समूचा विश्व भयानक आपदा से जूझ रहा है। कोरोना त्रासदी ने जन जन को भयातुर कर रखा है। ऐसे में बरबस हमारा ध्यान साहित्य और शिक्षा की ओर चला जाता है, जिसमें निहित सद्विचार, सोच और दिशा न केवल हमारे गिरते तड़पते बुझते मन को चेतना और शक्ति देते हैं, अपितु सामाजिक जागरण कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस वैश्विक संकट और निराशा के दौर में जब साहित्य के समक्ष समाज को एक नई ऊर्जा से परिचालित करने की आवश्यकता है, तब हम सब की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर सुधीर शर्मा और डॉक्टर त्रिशा शर्मा इस वेबिनार का आयोजन कर साहित्य, शिक्षा और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तो जता ही रहे हैं, साथ ही बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और समाज के जागरूक नागरिकों को भी सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। निसंदेह उनका यह आयोजन सराहनीय है और वे साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, इस कोविड-19 के चलते लोगों के मन में प्रगति की आधुनिक धारणा को लेकर अब कोई गहरी शंका तो नहीं रह गई है। लोग महसूस करने लग गए हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत ही श्रेष्ठ है, किंतु परंपरा और आधुनिक तकनीक के बीच तकनीक की महत्ता को भी हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। यही कारण है कि समयानुसार चलने में ही इस मुहावरे की सार्थकता नजर आ रही है। शिक्षा और साहित्य दोनों ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। साहित्य तो स्वयं में ही समाज को शिक्षित, संस्कारित करने का एक बड़ा ही उचित माध्यम है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि की बहुप्रचलित उक्ति के अनुसार साहित्य हमारे मन के छिपे कोनों तक पहुंचकर उन्हें प्रभावित करता है, हमारी उन संवेदनाओं को जागृत करता है, उन भावनाओं को जागृत करता है जिन्हें यथार्थ जीवन में घटित घटनाएं तक उस तरह से प्रभावित और संवेदित नहीं कर पाती। साहित्य समाज से बहुत कुछ ग्रहण करता है तो समाज को बहुत कुछ देता भी है। जैसे जैसे जनता की सोच बदलती जाती है, वैसे वैसे साहित्य में भी बदलाव आता जाता है। यदि परिवर्तन दीर्घ हुआ तो वह युग परिवर्तन का कारण भी बनता है। आज हम बदलते युग के मुहाने पर खड़े हैं। गंभीर साहित्य सर्जना इस संक्रमण काल की मांग है। समय कम है। गंभीर साहित्य लेखन के लिए अभी सामने बहुत सी चुनौतियां खड़ी हैं। साहित्यकारों को इस दिशा में एकाग्रचित होकर लगना होगा। लोगों के बुझते मन को हौसला देने वाले साहित्य की रचना करनी होगी। साथियों, लेखन के जरिए पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मियों, चिकित्सकों और मीडिया कर्मियों का उनकी सेवा और अवदान के लिए उत्साहवर्धन करना भी साहित्यकारों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। ऐसे में जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूरित इन सैनिकों के लिए पूरा भारत ही इनका परिवार है। इनके द्वारा निर्मित इस नए भारत में राष्ट्रीय एकता और आपसी सद्भाव देखते ही बन रहा है। इन सैनिकों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये कह रहे हों, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। इस अभूतपूर्व देशभक्ति को महसूस कर साहित्यकार लेखनीबद्ध करे, उन्हें उत्साहित करे। बात करें शिक्षा की तो कोरोना के चलते ट्रेडिशनल एजुकेशन यानी परंपरागत शिक्षा में कई तरह के बदलाव आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। अब टीचिंग नहीं, ट्रेनिंग चलेगी। संभव है मनुष्य और मशीन एक दूसरे के पूरक हो जाए। एग्जाम, एग्जामिनर, मैनेजमेंट, फैकल्टी, लैब, टीचिंग मेथड, सिलेबस सहित शिक्षा से जुड़े तमाम पहलू नए सिरे से
तैयार होंगे। हर शिक्षण संस्था में होने वाली शैक्षणिकतर गतिविधियां यानी को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, खेल, नाटक, नृत्य आदि संभवतः बीते युग की बातें हो जाएंगी। नए एजुकेशन सिस्टम में यह परिवर्तन देखने को मिल सकता है और यह भी संभव है कि अब छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेस विद्यार्थियों की पहली पसंद बन जाए। आने वाले दिनों में बड़े कोर्सेस से विद्यार्थी दूरी बनाकर चल सकते हैं। तो फिर साथियों, आइए सभी अपने अपने स्तर का कार्य करें। यदि साहित्यकार हैं तो श्रेष्ठ साहित्य का सृजन करें। शिक्षाविद हैं तो शिद्दत के साथ नई तकनीक से जुड़े और अपने विद्यार्थियों को जोड़े। समाज से जुड़े तो हम हैं ही, तो पूरी ईमानदारी के साथ अपने हिस्से के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें। जन जागृति का वातावरण निर्मित करें जिससे मानवीय जीवन मूल्य और मानव जीवन की रक्षा हो सके। तभी समाज हित के साथ साथ राष्ट्र हित भी होगा। हमारी आस्थाएं अभी धूमिल नहीं हुई हैं और हमारा यह विश्वास अभी बरकरार है। तो साथियों, क्या करना है? समय के साथ कदम ताल करके चलना है, अन्यथा वह हमें रौंद कर आगे बढ़ जाएगा और हम अपनी जगह पर खड़े कराहते रह जाएंगे। तो सकारात्मक सोचना और बेहतर से जुड़ना ही समय की मांग है। थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन होके मायूस न शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव में ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम संदीप नैयर है और मेरा संक्षिप्त सा परिचय यह है कि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। पिछले 20 वर्षों से ब्रिटेन में रह रहा हूँ। व्यवसाय से मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूँ और अपनी पसंद से मैं एक लेखक हूँ। मेरे 2 उपन्यास हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं, समर सिद्धा और डार्क नाइट, और अंग्रेजी में मैं एक ट्रिलॉजी पर काम कर रहा हूँ, द क्रॉनिकल्स ऑफ कोसला नाम से, जिसका कि पहला भाग रिवेंज ऑफ चंडाल्स प्रकाशित हो चुका है। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वह है साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीक और परंपरा का समन्वय। अब जहाँ तक तकनीक की बात है तो मनुष्य आदिम काल से ही, जब से वह वन मानुष से मनुष्य के रूप में विकसित हुआ, तकनीक का किसी न किसी रूप में उपयोग करता आ रहा है। चाहे वह पत्थरों को तराश कर औजार बनाना हो अपने जीवन के उपयोग के लिए, और या फिर हथियार बनाना हो अपनी सुरक्षा के लिए। और साथ ही मनुष्य की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में तकनीक सदा सहभागी रही। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई वैसे वैसे ही हमारी परंपराएं बदलती गई, संपन्न होती गई, संवर्धित होती गई। किंतु मनुष्य के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ पिछले कुछ दशकों में, जब तकनीक और परंपरा के बीच सामंजस्य टूटा, उनके बीच तालमेल बिठा पाना कठिन हो गया। और यह हुआ पिछले कुछ दशकों की जो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर क्रांति हुई, जिसमें कि तकनीक इस गति से विकसित हुई, इस तेजी से बदली कि हमारी परंपराओं को उनके अनुरूप बदल पाना बहुत कठिन हो गया। और इसके चलते जब हमारी विवेकी परंपराएं पीछे छूट गईं, जब हमारी विवेकी परंपराएं टूटी, तो हमारे सामने जीवन के मूल्यों और आदर्शों के अभाव उत्पन्न हो गए। एक संकट हमारे सामने आ गया जीवन मूल्यों का। और साथ ही तकनीक के विकास के साथ में, तकनीक के तेजी से बदलने के साथ में जिस तरह से औद्योगिकीकरण हुआ, उसमें हमने अपनी प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक उपभोग किया
कि हमारे सामने पर्यावरण का संकट आ गया, हमारी पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम पर खतरा आ गया। और इन संकटों के चलते मनुष्य को विवश होना पड़ा, विचार करने पर, मनन करने पर, कि किस तरह वह फिर से अपनी विवेकी परंपराओं से जुड़ पाए, किस तरह वह अपने पर्यावरण की रक्षा कर पाए और उसमें तकनीक की कितनी उपयोगिता हो सकती है। क्योंकि तकनीक का जो मूल उद्देश्य होता है वह मनुष्य को समर्थ करना होता है, मनुष्य को अधिक सक्षम बनाना होता है। तो मनुष्य ने यह विचार करना आरंभ किया कि किस तरह तकनीक के उपयोग से हम अपनी विवेकी परंपराओं से जुड़ पाएं, किस तरह हम अपने तन, मन और अपनी तेजी से बदलती जीवन शैली के बीच में सामंजस्य बैठा पाएं, किस तरह हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर पाएं, किस तरह हम अध्ययन, लेखन, शिक्षा, सामाजिक संवाद इत्यादि के लिए अधिक समय निकाल पाएं। और हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों का जो कोरोना महामारी का संकट रहा, जिसमें कि हमारे सामने लॉकडाउन की समस्या उत्पन्न हुई, हमारे सामने सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था आई, उसमें भी हमारे बहुत सारे काम निर्बाध रूप से होते रहे। हमारे बच्चों की शिक्षा होती रही, हमारे सामाजिक संवाद होते रहे, हम वार्ताएं करते रहे, हम संगोष्ठियां करते रहे। और ऐसा सब करते हुए हम अपने लिए अधिक समय भी निकाल पाए और अपने परिवार के लिए अधिक समय निकाल पाए, अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को अधिक समय दे पाए, उनको बेहतर बना पाए। और यह सब संभव हुआ तकनीक के बेहतर उपयोग से, कि मनुष्य ने किस तरह अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो तकनीक उसे अधिक सक्षम और अधिक समर्थ बनाने वाली तकनीकें हैं, उनका उपयोग करके मनुष्य ने इस संकट काल में एक नए जीवन शैली विकसित कर ली, कि किस तरह हम अपने लिए अधिक समय निकाल पाते हैं, किस तरह हम अधिक अध्ययन कर पाते हैं, अधिक लेखन कर पाते हैं, अधिक शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, और कैसे बेहतर पारिवारिक और सामाजिक संबंध बना पाते हैं। एक और जो बात तकनीक के चलते हुई, जिस तरह से तकनीक ने हमें सक्षम किया, कि उसने आम आदमी को अधिक समर्थ बनाया, अधिक सक्षम बनाया। पिछली एक सदी में जिस तरह से पूंजीवाद का विस्तार हुआ, उसके चलते जो आम गरीब आदमी है वो एक तरह से पंगु होकर के रह गया था, कि जिसके पास अधिक पूंजी नहीं है निवेश करने के लिए, अधिक लागत नहीं है, उसके सामने कई तरह की चुनौतियां थी, कई तरह की समस्याएं थी। वह अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पूंजी और लागत की कमी की वजह से। लेकिन हमने पिछले कुछ दशकों में देखा कि जिस तरह से जो नई कंप्यूटर की, इलेक्ट्रॉनिक की, इंटरनेट की ये तमाम तकनीकें हमें उपलब्ध हुई, उनके चलते हमने बहुत से बड़े उद्योगपति बनते देखे, जिन्होंने कि बहुत कम लागत से या बिना ही किसी पूंजी के निवेश के बहुत बड़े उद्योग खड़े कर लिए। हमारे सामने उदाहरण है, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण देखें, ओरेकल का उदाहरण देखें, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, अमेजोन का, और इस तरह के तमाम जो चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो, वेब इंटरनेट बेस्ड जो उद्योग हैं, जो व्यवसाय हैं, वो बहुत कम लागत से या लगभग न के बराबर लागत से हुए। और तो ये एक तकनीक का हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाभ रहा, एक वरदान रहा आम आदमी के लिए। साहित्य में जो हमने देखा वह यह कि साहित्य वाचक परंपरा की ओर लौटा। आज साहित्य न सिर्फ पढ़ा जाता है, बल्कि तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध है उन पर साहित्य सुना भी जाता है। तो जो
साहित्य सुनने के लिए जिस तरह के प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध हैं और जिस तरह से लोग अपनी कहानियाँ, अपनी कविताएं कह करके वीडियो बना करके यूट्यूब में डाल रहे हैं, या जो ऑनलाइन कवि सम्मेलन हो रहे हैं, वो तमाम चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनमें कि एक वाचक परंपरा का पुनर्जीवन हुआ है। और साथ ही साहित्य बहुत सरलता से उपलब्ध भी हमें होने लगा है। चाहे वह हम पढ़ना चाहें साहित्य को, चाहे हम सुनना चाहें, ऑनलाइन हमें साहित्य बहुत सरलता से उपलब्ध है। तो अब हमें जो है कि पुस्तकें पुस्तकालयों में जाकर के या दुकानों पे जाकर के ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, हम उन्हें ऑनलाइन सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ये और सुन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ हमको मिला है तकनीक के विकास के साथ में। तो तकनीक जो है वह मनुष्य के लिए समर्थ और सक्षम करने वाली चीज़ ही है, और यदि मनुष्य अपने विवेक का सही इस्तेमाल करे तो तकनीक को एक अभिशाप की जगह एक वरदान बना सकता है। अपनी विवेकी परंपराओं को जीवित रख सकता है तकनीक के इस्तेमाल से। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और कल्याण महाविद्यालय के सहयोग से धर्म, साहित्य, समाज और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इसके संयोजक मेरे भाई समान मित्र सुधीर शर्मा बधाई के पात्र हैं। मैं अध्यात्म या धर्म, परंपरा और तकनीक का समन्वय, जो आज के समय में बहुत ही समीचीन और प्रासंगिक विषय है, इस पर अपनी बात रख रहा हूं। मित्रों, जब ये आपदा काल जो लगभग 3-4 शताब्दियों में एक बार ऐसा आता है कि हम 2 महीने से लॉकडाउन की स्थिति में हैं, और तब इस आपदा में, संकट की घड़ी में, तो सबसे पहले मनुष्य को याद आता है वो है ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु। और उस तक पहुंच हम में से किसी की नहीं है, लेकिन उसकी भावना को, उसकी दृष्टि को और उसके वचनों को हम अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। जानते हम सभी हैं कि हमारा ईश्वर, हमारी आदि शक्ति हमें क्या कह रहे हैं और हमें क्या करना है, लेकिन कई बार हमसे मानने में, उस पथ पर चलने में भूल चूक हो जाती है। तो अध्यात्म और धर्म, यहां मैं धर्म के 2 अर्थ ले रहा हूं। एक, जो आपको जन्म से मिलता है, जिस कुल में, जिस वंश में आप जन्म लेते हैं, वो आपका धर्म है। जैसे कोई कुम्हार है, कोई घड़ीसाज है, कोई लोहार है, कोई किसान है, तो किसानी उसका धर्म है, सुनाई उसका धर्म है, खेती बाड़ी करना उसका धर्म है। और दूसरा धर्म, इसका मतलब है अध्यात्म से, ईश्वर से, हमारी आस्था से, वो अर्थ। तो आस्था, अगर हम ये कहें शंकर वेदांत के आचार्य शंकर के शब्दों में कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ते, कि सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्ध जन उसका अनेक नामों से वर्णन करते हैं, तो ये कहना सही होगा। और खासकर तकनीक ने हमें अध्यात्म के और नजदीक ला दिया है। हिंदुस्तान में ये आम दृश्य आप सबने देखा होगा कि लैपटॉप हाथ में है और लैपटॉप जब ऑन करते हैं तो उसमें गणेश जी बने हुए हैं, उसमें मां दुर्गा बनी हुई है, उसमें जीसस क्राइस्ट बने हुए हैं, उसमें वाहिगुरु बने हुए हैं। ये हिंदुस्तान की परंपरा है। हम वैदिक काल से आध्यात्मिक है, और मैं सच कहूं, जिस दिन से मनुष्य का इस धरती पर जन्म हुआ, उसी दिन से ईश्वर का भी जन्म, ये एक मानी हुई बात है।
अगर आपको मानने वाले नहीं होंगे, आपके भक्त नहीं होंगे, आपको पूजने वाले या आपको जीवन में उतारने वाले नहीं होंगे, तो फिर भगवान भी किसका। इसलिए जहां भक्त है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां भक्त है। तकनीक हमें जोड़ती है। अभी लगभग 12 या 14 मई के आसपास मैंने समाचार पढ़ा कि सहज योग जो अंतरराष्ट्रीय संस्था बन चुकी है, सहज योग नेशनल ट्रस्ट हिंदुस्तान, उसने लगभग 5 मई को 4 लाख से अधिक लोगों के साथ विश्व भर में लाइव मेडिटेशन किया, लाइव ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोगों ने रिकॉर्ड भी किया और उसे स्थान भी दिया। और सब के सब 4 लाख लोग पूरे विश्व में वो स्मार्टफोन या लैपटॉप या तकनीक के माध्यम से जुड़े। मैं खुद भी जुड़ा, मैंने वो अनुभव किया। तो अनुभूति लगभग कहा जाए प्रत्यक्ष से और ऑनलाइन जुड़ने में थोड़ा अंतर तो था, लेकिन लाभ पूरा मिला, शांति मिली और हम उसमें आगे चलते गए। तो तकनीक जहां हमें इस आपातकाल में अध्यात्म से, धर्म से जोड़ रही है, और जोड़ने के साथ साथ हमें आत्मविश्वास बढ़ रही है, हमें ये विश्वास जगाती है कि हम अकेले नहीं हैं, वो शक्ति हमारे साथ है। वैसे ही सहज योग के माध्यम से, जो बेसिकली उपनिषदों और वेद पर आधारित है, हम कई तरह की समस्याओं, बाधाओं से पार पा सकते हैं। सहज योग अध्यात्म और तकनीक का ऐसा अद्भुत समन्वय है जो हमारे 7 चक्रों और ईरा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियों के माध्यम से हमें अपने अंदर के इंसान को जगाने का, उससे बात करने का अवसर देता है। मैं यहां अपने इस उद्बोधन में ये और जोड़ना चाहूंगा कि जब आप अध्यात्म की ओर जाते हैं तो उसको गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में बैठ करके एक टांग पर खड़े होकर या घंटों या महीनों उपवास करके करना है, ऐसा अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म दरअसल आपके अंदर है, आपके व्यवहार में है। यदि आप अपने घर के बाहर किसी भी शहर, गांव, कस्बे में आप अपने घर के बाहर सुबह या शाम किसी एक भूखे को एक रोटी का टुकड़ा दे देते हैं, एक रोटी सब्जी दे देते हैं, तो वो भी आपको एक आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव कराता है। मैं अंत में ये और कहना चाहूंगा कि पुस्तकें इस अध्यात्म की राह में बहुत ही भरोसेमंद, मजबूत साथी होती है। चैतन्य लहरी परम पूजनीय माता निर्मला देवी ट्रस्ट द्वारा हर तिमाही प्रकाशित होती है। छिंदवाड़ा में मां का मुख्य स्थल है, वहां से आप वो किताब, पत्रिका मंगवा सकते हैं। पुणे प्रतिष्ठान में निःशुल्क आप जा सकते हैं कभी भी, जो एनडीए रोड पर है, वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, जो पुस्तकें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे धर्म और अध्यात्म के साथ साथ साहित्य से भी हमको जोड़ती है। इन पुस्तकों का यदि हम स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो अपने आप ही अध्यात्म को, धर्म को जान सकते हैं। दरअसल ये साहित्य, ये पुस्तकें हमारे अपने अनुभवों का ही तो निचोड़ है, और उसके आधार पर ही हमें एक मजबूत धरातल देती है। तभी भारत इस आपदा काल में, इस संकट की घड़ी में विश्व में सबसे कम नुकसान उठाने वाले राष्ट्रों में शुमार है। मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार बहुत बहुत सफल हो, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं। सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। मैं किशन गावित, सहायक प्राध्यापक, सीजे पटेल महाविद्यालय, तिरोड़ा, जिला गोंदिया। साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीक और परंपरा का समन्वय, इस विषय को लेकर रायपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस आयोजनकर्ता को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि
इस विषम परिस्थिति में इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। विशेष धन्यवाद मैं सुधीर शर्मा सर को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुश्किल समय में इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। मेरा विषय है भारतीय साहित्य का स्वरूप। भारतीय साहित्य की बात की जाती है तब भारत की अलग अलग भाषाओं में लिखे गए साहित्य को हम स्वीकारते हैं, क्योंकि भारत बहुभाषी देश है। भाषा के आधार पर भारत के प्रांतों का विभाजन किया गया है। भले ही भारत के अलग अलग प्रांत में बोली जाने वाली भाषा में श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया हो, लेकिन उसकी आत्मा एक ही है। भारत में अलग अलग राज्य होने पर भी साहित्य में एकता के ही दर्शन होते हैं। इसलिए साहित्य का संबंध समाज से ही होता है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि समाज में जिस प्रकार की समस्याएं दिखाई देती है, साहित्य उसी प्रकार से लिखा जाता है। भारतीय साहित्य का अर्थ है भारतीयों द्वारा भारतीय लोक मानस की अभिव्यक्ति है। ये प्रादेशिकता उसकी एक विशेषता है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य की आत्मा ही है भारतीय जनता की चित्तवृत्तियां, परंपरा, लोक विश्वास, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन और समस्याओं का चित्रण सभी भारतीय भाषाओं में किया गया है और उसी रूप से समान रूप में चित्रित किया गया है और समान युग में ही हुआ है। इसलिए जब हम भारतीय साहित्य के अध्ययन का प्रयास करते हैं तो सभी भाषाओं में एक रूपता ही दिखाई देती है। हर भारतीय भाषा में राम और कृष्ण लोकनायक के रूप में ही विद्यमान है। हर भाषा में मध्य युग में संतों की वाणी गूंजी है और आधुनिक काल में महात्मा गांधी और उनके नेतृत्व में लड़े जा रहे स्वतंत्रता संघर्ष की गाथा विद्यमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदी और मराठी के लोकनायक हैं। एक राष्ट्र, एक भूमि, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी, यमुना का वर्णन प्रत्येक भाषा के साहित्य में मिलता है। हिमगिरी पर गर्व जितना हिमालयवासी करता है, उतना ही केरल का समुद्र तटवर्ती मनुष्य भी करता है। पन्नालाल पटेल ने स्वीकार किया है फकीर मोहन सेनापति प्रेमचंद समान समस्याओं को लेकर संघर्ष करते लक्षित होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका पंत, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, CM दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, परंपरा और तकनीक के समन्वय पर अपने शोध पत्र का सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले परंपरा के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करेंगे कि इस शब्द से सामान्यतः क्या अर्थ निकलता है। परंपरा का अर्थ है बिना व्यवधान के श्रृंखला रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहने वाली प्रणाली, जिसके माध्यम से ज्ञान, ललित कलाएं, साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्र, स्थापत्य आदि अबाध रूप से अपनी सत्ता अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। परंपरा सामाजिक विरासत है और यह 100 वर्ष से हजारों वर्षों की हो सकती है। यह एक सर्वमान्य और सर्वसिद्ध तथ्य है कि कोई भी समाज परंपरा विहीन होकर नहीं रह सकता। उसको अपने जीवित रहने के लिए
परंपरा का सहारा लेना ही पड़ता है। और यही परंपरा का महत्व है कि वह हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव सिद्ध प्रतिमान प्रदान करती है। इसके बाद तकनीक पर विचार करें तो हमें यह दृढ़तापूर्वक समझ लेना होगा कि मानव अपने विकास के प्रागैतिहासिक काल से आज तक कभी भी तकनीक विहीन होकर के जीवित नहीं रहा, क्योंकि तकनीक का अर्थ ही है कार्य करने का तरीका। मानव ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर क्षेत्र में तकनीक का सहारा लिया और समय की मांग के हिसाब से उसमें विकास और परिवर्तन समाविष्ट होता गया। मानव मस्तिष्क ने अपनी अद्भुत प्रज्ञा और रचनाशीलता के द्वारा उच्चतम तकनीकों का अन्वेषण किया और जीवन को निरंतर ज्ञान विज्ञान के उच्चतम शिखरों में प्रतिष्ठित करने में अद्भुत सफलता प्राप्त करी। आज हम जिस वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहे हैं वह हमें परंपरा और तकनीक के समन्वय का एक अवसर प्रदान कर रहा है। ज्ञान विज्ञान की परंपरा से प्राप्त उपलब्धियों को हम तकनीक की सहायता से पूरे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं। वैसे तो यह प्रक्रिया कोई नई नहीं है, ऐसा हम पहले भी करते आए हैं और मनुष्य ने अपने विकास के साथ साथ परंपरा से प्राप्त ज्ञान को तकनीकों का आधार लेकर पूरे विश्व में प्रसारित करने की चेष्टा हमेशा से की है। परंतु वर्तमान की विषम परिस्थितियों में हमें इसके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग की ओर ज्यादा से ज्यादा अग्रसर किया है, जिसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि हम एक सीमित क्षेत्र की अपेक्षा बहुत व्यापक स्तर पर विद्वत जनों से जुड़कर अपनी जानकारी तथा उपलब्धियों का विस्तार कर पा रहे हैं। परंपरा और तकनीक के इस समन्वय ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संभावनाओं के नए नए द्वार खोल दिए हैं, जो प्रगति और विकास के उत्कर्ष को इंगित करते हैं। समय की मांग को देखते हुए इस संगोष्ठी के आयोजनकर्ता प्रोफेसर सुधीर शर्मा तथा उनकी सहयोगी टीम साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने इस ज्वलंत विषय पर इस वेबिनार का आयोजन किया। मैं इसकी सफलता की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। सभी विद्वतजन को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ से। मेरे लेख का शीर्षक है मुक्ति बोध की कविताओं में मजदूर, कोरोना के संदर्भ में। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युगीन कविता से लेकर के समकालीन कविता तक की अगर हम बात करें या अगर हम फहरिस्त देखें तो हमें ज्ञात होता है कि उस कविता के केंद्र में मजदूर अपनी उपस्थिति जबरदस्त तरीके से दर्ज कराता है। मुक्ति बोध जी की कविता का स्वर आम आदमी का स्वर है। समाज में समभाव व समानता के पक्षधर कवि मुक्ति बोध की अगर हम बात करें तो यह ज्ञात होता है कि उनकी कविता के केंद्र में सर्वहारा वर्ग ही प्रमुख है। समाज में जो विषमता का भाव है उसे देखकर कवि मन अत्यंत कुंठित है। वर्तमान समय में भी जो कोरोना महामारी उत्पन्न हुई है और इस महामारी में अगर सबसे ज़्यादा दुर्दिन का सामना किया है तो वह मजदूर वर्ग ही है। देश की झूठी राजनीतिक व्यवस्था का शिकार हम कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग ही झेला है। लेकिन इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, इसका उत्तर बताने की आवश्यकता नहीं है। यह सब को पता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कमियां निकालने पर मशगूल हैं, परंतु अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा
समस्याओं का सामना मजदूर वर्ग ने किया है। हम जानते हैं कि समाज की अर्थव्यवस्था श्रमिकों के कार्यों पर निर्भर करती है। वह चाहे वह किसी इस्पात का निर्माण हो अथवा लौह इस्पात जैसे कारखानों में वस्तुओं को तैयार करना हो, प्रत्येक निर्माण के मूल में श्रमिक ही छुपा हुआ है। वर्तमान समय का यह संकट मजदूरों की करुणा को साक्षात उपस्थित कर रहा है। मुक्तिबोध की कविताएं भोगे हुए यथार्थ पर आधारित हैं। उनकी कविता मैं तुम लोगों से दूर हूँ में कवि आमजन के शब्दों में कहते हैं कि मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है वही मेरे लिए अन्न है। वर्तमान समय में भी यह शिकायतें आ रही है कि रेलवे स्टेशन पर या ट्रेनों पर उनको बासी खाना परोस दिया जा रहा है मजदूरों को, जिसे वे रेलवे स्टेशन पर फेंक भी दे रहे हैं खाने के बाद। यह इसी बात को प्रमाणित कर रही हैं कि जो पूंजीपतियों के लिए विष के समान भोजन है वही मजदूरों के लिए अमृत के समान यहाँ पर उपयोगी बन रहा है। कोरोना महामारी से उपजी त्रासदी से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। आम आदमी का जीवन संकट में है, उसे 2 टाइम की रोटी मयस्सर नहीं हो पा रही है। सत्ता लोलुप भेड़िए की भांति आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर रेल की पटरी पर कट रहे हैं। गर्भवती माताएं भूख से विलख रही हैं। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में एक बिहार दरभंगा की लड़की ज्योति जो आई, वह 8 दिन में 1200 किलोमीटर का सफ़र साइकिल से तय करती है। ये सब चीज़ें, इन सब बातों पर ध्यान देने के बाद वास्तव में मन अत्यंत व्यथित हो जाता है और यह ज्ञात होता है कि सिस्टम की कमियों के कारण ही यह मजदूर वर्ग आज इतना परेशान हुआ है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग की विसंगतियां तभी समाप्त होगी जब समाज में विषमता का भाव समाप्त होगा। एक दूसरे को पीछे धकेलने की चाहत में मानव जाति का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। इसके लिए समाज में लोक मंगल की भावना का आदर्श स्थापित करना होगा। धन्यवाद।